चलिए दोस्तों, हो जाइए एक बार पुनः तैयार। हम लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ खास। फिर देर किस बात की है, इस महायुद्ध में हम आपकी जबरदस्त सहभागिता चाहते हैं। दोस्तों, आज हमारा महा रिवीजन से संबंधित यह पार्ट 10 है जो आपके लिए अनोखा होने वाला है। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों। आज बहुत मजा आने वाला है, बहनों भी हैं। याद रखिएगा, कालिदास की रचना नहीं है, कालिदास की रचना नहीं है। लिखा है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत बड़ी रचना है दोस्तों, बहुत बड़ा नाटक है ये। किसका भैया? महाकवि कालिदास का। ये बातें आप जानते हैं। कादम्बरी, जी ना दोस्तों, कादम्बरी कौन है? जल्दी से कमेंट करिए। कादम्बरी का रचनाकार कौन है? रघुवंशम भी है, ऋतु संहारम भी है, कुमार संभवम भी है, साथ ही साथ माल अग्निमित्रम भी है। लेकिन कादम्बरी बाणभट्ट है क्या? कमेंट तो बनता है दोस्तों। तो आंसर जाएगा कादम्बरी पर। किस पर? कादम्बरी पर जाएगा। जल्द से जल्द देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत शानदार बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मजा आ रहा है सच में, देख करके अच्छा लग रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? फाहियान एक चीनी यात्री था। कौन था भैया? चीनी यात्री था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 402 ईस्वी में आया था। क्या दोस्तों? और आप जानते हैं यह विक्रमादित्य के समय में आया था और यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्थान रखता है विक्रमादित्य जी। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखने वाली बातें हैं। जबकि ह्वेनसांग, ठीक है, कौन भैया? ह्वेनसांग जो था वह हर्षवर्धन के समय में आया था। ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। यह भी चीनी यात्री था। यह लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा है। कितना? 15 वर्षों में तक भारत में रहा है। तो फाहियान का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, जिन्हें विक्रमादित्य की भी उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। फाहियान का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से है क्या? फिर कमेंट्स तो बनता ही है ना यार, एकदम। इब्न बतूता का नाम संबंध में सुने होंगे, तो कहां से थे भैया? तो आपका मोरक्को से थे। जबकि मेगास्थनीज किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो यहां से भी प्रश्न अगर बनता है तो आपको आंसर देना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, अजंता की गुफाएं किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रकूटों के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं क्या? साथ ही साथ 34 एलोरा में क्या है? महाराष्ट्र औरंगाबाद। आपको अच्छी तरीके से पता होगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म जिसमें सम्मिलित रूप मिलता है दोस्तों। यहां पर आइए, यहां पर आइए। जी हां, शंकर जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा कहां मिलती है? जी हां दोस्तों, आपको यहां देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं महाराष्ट्र से संबंध में। तो फिर देर नहीं करना है, महाराष्ट्र को आंसर लगाना है। अगला क्या लिखा है दोस्तों? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, माउंट आबू पर स्थित है। कहां पर है? माउंट आबू पर स्थित है। यह अरावली पर्वत श्रेणी कैसी? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 7
1722 मीटर बताई जाती है। और यह याद रखने वाली बातें हैं भैया राजस्थान के, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में आती है। विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी में आती है। यह बातें भी आपको पता होना चाहिए, प्राचीनतम श्रेणी में आती है। तो यहां से भी बातें आप ध्यान देते रहिएगा, बहुत शानदार बातें हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आने से पहले राजस्व लेखपाल का नया बैच जबरदस्त हमारे यहां चल रहा है। क्या? जबरदस्त चल रहा है। और इसमें बम्पर ऑफर भी है। आप जानते हैं 600 प्लस, जी हां दोस्तों, घंटे के वीडियो लेक्चर है और आपका फ्री टेस्ट है। उसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन। अगर किसी भी छात्र छात्राओं को हमारे साथ जुड़ना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। इसी तरह आपको यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का भी बैच मिलेगा, जिसमें जी हां दोस्तों बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। आप याद कर लीजिए, इनको ध्यान दीजिएगा, अगर चाहिए तो फिर ध्यान दीजिए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि दर्रा, जी हां दोस्तों, दर्रा क्या होता है? आपको कहते हैं ना दरार पड़ गई। दरार का मतलब क्या होता है? बीच में गैप पड़ गया। और बीच में गैप तभी पड़ता है जब तीसरा आदमी क्या करता है? एंट्री करता है। कभी जिंदगी में याद कर लीजिएगा, जब तक दो स्थान हो या मनुष्य हो या कोई भी हो, दो चीजों के बीच में तभी दरार पड़ेगा, गैप बढ़ेगा, जब तीसरा एंट्री करेगा। और यह याद रखिएगा, जब भी गैप होगा तो गैप कभी भी प्रकृति के अनुसार कभी खाली नहीं रहता है, यह धीरे धीरे भर ही जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? भर ही जाता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। क्या? यहां से भी बातें समझ सकते हैं। नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, मेघालय में है या फिर सिक्किम में है। तो नाथुला दर्रा आपका याद रखिएगा दोस्तों, कहां है? सिक्किम राज्य में है। क्या? जयलेपला दर्रा का नाम आपने सुना है क्या दोस्तों? ये कहां पर है? तो सिक्किम में है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी से होता है दोस्तों तो नाथुला दर्रा से ही होता है। क्या? कमेंट्स करते रहिए दोस्तों, कमेंट्स करते रहिए। सबसे ज्यादा 1962 ईस्वी में जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तो इसको बंद कर दिया गया था। क्या? 2006 में इसे है पुनः प्रारंभ कर दिया। क्या? भारत का स्थल मार्ग का लगभग 90% व्यापार इसी से होता है। क्या? तो जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, इसी के पास से ही आपका तीस्ता नदी प्रवाहित होती है दोस्तों, थोड़ी ही देर में, जैसे जयलेपला है वहीं से तो संबंध तीस्ता नदी का है। यहां से तिब्बत की राजधानी लासा जाने का मार्ग मिलता है। क्या? तो कहने का मतलब बहुत मजेदार पॉइंट्स हैं आप सबके लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं तो इनको देखते चला करिए दोस्तों। तो नोट कर लीजिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये तो मेरा चिंदी चोरी वाला प्रश्न है जो आप लोगों के सामने बार बार आता रहता है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न अभी हाल ही में हुए यूपी टेट में आपने देखा है कि जबरदस्त पूछा गया है। अच्छा, बच्चों ने अपना स्नेह प्यार जबरदस्त दिखाया है। लगातार कुछ बच्चों का जैसे नाम को लेकर के बोलते रहते हैं, सर मेरा नाम नहीं लेते हैं आप, बेटा माफ कर दिया करिए, ये महा रिवीजन की क्लास है और महा रिवीजन में नाम नहीं, काम करके दिखाओ ताबड़तोड़, तब हम नाम लेंगे, गर्व से लेंगे।
जाएंगे जिस दिन आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिलेक्ट हो जाएंगे। पूरे सम्मान के साथ हम आपका नाम लेना चाहेंगे उस दिन। तो पहले अपनी ताकत को लगा दीजिए, पढ़ाई में लगा दीजिए, एकदम जुट जाइए और मेहनत के साथ आगे आइए। तो क्या कह रहा है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। हमने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में होता है, ठीक है ना दोस्तों, जो लागू होता है 3 जनवरी 1977 से। कब लागू होता है? 3 जनवरी 1977 से लागू होता है। बाकी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पहले सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को जान लीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की पूरी सिफारिश पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पूरा 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इसके तहत 10 आचार को जोड़ा गया था, आचार आदर्श के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह क्या था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर कि यही 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यह बातें आपको पता होना चाहिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, जी हाँ दोस्तों, कोड से संबंधित है? तो कॉमन सिविल कोड याद रखने वाली बात है 44वां संविधान संशोधन। यहां समानता की बात करता है, समान की बात करता है, तो यहां भी तो समान है 4 तो 44वां है, यह याद रखिएगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि अभी 3 तलाक, ठीक है ना दोस्तों, जो 3 तलाक पर कानून बना है वह 3 तलाक भी इसी के दायरे में आया है, ठीक है, 3 तलाक भी इसी के दायरे में आया है। पहले यह दायरा नहीं था, पहले यह दायरे से बाहर था और इस पर सिर्फ मुस्लिम जो पार्टी है दोस्तों उसको कानून, मुस्लिम धर्म के अनुसार कानून बनता था। लेकिन अब आप इसको पता होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड में आ जाने के कारण यह बराबर की सहभागिता दिखा रही है, ठीक है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना दोस्तों, पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। हमने आपको 50 बार बताया है 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। अब इसमें अगर हमें बताना पड़ जाए तब तो गलत ही है, तब तो क्या है, गलत है मेरे दोस्त, गलत है। आपको बढ़ चढ़ करके इसमें सही सही आंसर देना चाहिए, ठीक है, सही सही आंसर देना चाहिए। तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है, या फिर दोस्तों अंडमान को म्यांमार से, अंडमान को म्यांमार से कौन करता है? कोको चैनल करता है। कौन करता है? कोको चैनल करता है। भारत को श्रीलंका से पाक जल डमरू मध्य करता है, पाक जल डमरू मध्य करता है, याद रखना दोस्तों, डमरू मध्य करता है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। बाकी 10 डिग्री चैनल किसको किसको? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कहने से जो भी छात्र छात्राएं आगे आगे आंसर दिए ना, मजा आ गया दोस्तों। फिर इसका भी आंसर दे दो। अगर मैं रोक दिया हूं, लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल करता है या फिर 9 डिग्री चैनल करता है? तो एक कमेंट्स बहुत प्यारा से इस पर तो बनता है ना, इस पर तो बनता है मेरे भाई, बनता है। ये प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जाता है। लगातार सभी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ करके प्रश्नों का आंसर ताबड़
ताबड़तोड़ दे रहे हैं दोस्तों। हिंदी इंडिविजुअल बैच, जी हां, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैच प्रारंभ हो गया है। 140 प्लस आवर्स वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, पीडीएफ फ्री में मिलेगा, साथ ही साथ फ्री टेस्ट मिलेगा, बेहतरीन स्टडी मटेरियल मिलेगा और उसके साथ साथ आपको ऑफलाइन का डाउनलोड ऑप्शन भी दिया गया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट करके, जी हां दोस्तों, आप बातें कर लीजिएगा, सीधा सीधा आपको मिलेगी। जी हां, बहुत जल्द, जी हां, मार्केट में मेरी भी पुस्तक आ रही है दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं और मार्केट में पुस्तकों का होड़ लग रहा है। स्टडी 91 इस समय जबरदस्त पुस्तकें लेकर के आया हुआ है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए और इन पुस्तकों में सब ने अपना अपना नाम बिखेरा है। याद रखिएगा दोस्तों, ताबड़तोड़ आप सभी लोग मार्केट में जाइए और पुस्तकों को परचेज करिए और बेहतरीन ढंग से आप लोग इस पर ध्यान देते रहा करिए। क्या है दोस्तों, 100 200 400 कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ज्ञान आ जाए, सफलता आ जाए तो पता नहीं कितने पैसे उसके आगे फेल है। एक सम्मान के लिए, जी हां, लाखों करोड़ों फेल होता है दोस्तों, यह याद रखिएगा। और हम लोग मिडिल परिवार के हैं, सम्मान के साथ जीते हैं, सम्मान के साथ मरते हैं, यही तो बड़ी दिक्कत है दोस्त। लिखा है दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं और इसमें ऑप्शन लिखा है 60 है, 40 है, 70 है या फिर 50 है। तो आपको हम बताना चाहते हैं दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं। दिल्ली में कुल कितना, 70 सीटें हैं 2014 से, ठीक है ना दोस्तों। कहानी लगातार किसके पक्ष में जा रही है, आम आदमी पार्टी के में जा रही है, आम आदमी, ठीक है ना दोस्तों, पार्टी के पक्ष में जा रही है। और आपको पता होना चाहिए आम आदमी पार्टी पहली बार 28 सीट जीती थी 70 में से, दूसरी बार आपको पता होना चाहिए, जी हां दोस्तों, 67 सीट जीती थी 70 में से, और तीसरी बार आपको पता होना चाहिए दोस्तों 62 सीट जीती है। कितना, 62 सीट जीती है आम आदमी पार्टी। तो यहां से भी ध्यान दीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी यहां क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी कौन है, मुख्यमंत्री हैं। अनिल बैजल जो है दोस्तों उपराज्यपाल के पद पर आसीन है। अनिल बैजल जी क्या हैं, उपराज्यपाल के पद पर आसीन है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। लिखा है कौन सा विषय 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर आपका पता होना चाहिए जो शिक्षा दिया हुआ है, क्या, शिक्षा है, वन है, ये सब चीजें आपको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया, ठीक है। कहां लाया गया है, राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया है। तो बार बार आप ध्यान देते रहा करिए, ठीक है, बार बार आप लोग ध्यान देते रहा करिए। तो यहां से भी बातें आपको पूछी जाती हैं, कई बार चीजें हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो शिक्षा आप देख सकते हैं राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में, बल्कि स्वास्थ्य आपका नहीं, अभी भी स्वास्थ्य जन कल्याण वाला राज्य सूची का है। और जनसंख्या आपका जो है दोस्तों, जनसंख्या एवं नगरीकरण, लेकिन जनसंख्या जो है आपका वह किसका विषय है, केंद्र का विषय है। याद रखना, जनगणना किसका विषय है, केंद्र का विषय है। लेकिन जनसंख्या का रोकथाम या जनसंख्या निवारण यह समवर्ती सूची में आता है। तो कभी कभी आंसर आपका उपरोक्त सभी में जाता है, लेकिन यहाँ 42वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है, यह याद रखिएगा दोस्तों। इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना दोस्तों, शिक्षा, ऐसे चीजों को लाया गया था। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, वायु दाब सबसे कम कब होता है। वायु दाब कब होगा, जब दोस्तों वायुमंडल की जो गैसें हैं वो ज्यादा से ज्यादा, जहां पर वायु दाब लगा रहे हैं ज्यादा लगाएंगी तो वहां वायु दाब अधिक होता है। वायु दाब कब अधिक होता
होता है, जब क्या होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रेशर और टेम्परेचर को समझिए, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को समझ लीजिए तब फिर मजा ही है, ठीक है ना दोस्तों। यह याद रखने वाली बातें हैं। देखिए वायु दाब कम तब होगा जब क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अपने आप से वायु दाब कम होगा, ठीक है। ये याद रखना, यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिस तरह आयतन और घनत्व एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसी तरह आपका क्या है भैया, याद रखने वाली बात है, टेम्परेचर और प्रेशर भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर टेम्परेचर अधिक होगा, अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर अपने आप स्वतः ही कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर अपने आप स्वतः ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ रहे होंगे, ठीक है। इस तरह आप यहां से भी बातें समझ रहे होंगे, तो इसको समझिए। अब देखिए जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कौन सी ऋतु होगी, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ग्रीष्म ऋतु होगी। क्या ग्रीष्म ऋतु होगी, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। 15 मार्च के बाद से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है दोस्तों। यह याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। ये बातें याद रखने वाली बातें हैं, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया। जी हाँ दोस्तों, जून से आपके 15 जून के बाद से वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। किसका, वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ये बहुत शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो कृषि दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ना जी पुलिस जी नहीं, रक्षा जी नहीं, शिक्षा आपका वर्तमान में कहां पर है दोस्तों, ये याद रखने वाली बातें हैं, समवर्ती सूची में है। कृषि जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए भैया, जो रखा जाता है लगातार कृषि से प्रश्न पूछा जाता है। कृषि में सबसे ज्यादा दिक्कतें क्यों आ रही हैं। सभी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं, सच में मजा आ गया। बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट करिए। मजा आ गया भाई देख करके, बहुत अच्छा लग रहा है, सच में नहीं बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख करके। तो आप सभी लोग अपना प्रेम स्नेह इसी तरह बनाए रखिए। चलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में है। हाँ, तो बात कर रहे थे कृषि पर। कृषि सबसे ज्यादा समस्या का विषय क्यों बनी हुई है, सबसे ज्यादा कृषि पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो कृषि है ना, यह राज्य सूची का विषय है। किसका, राज्य सूची का विषय है, यह याद रखिएगा। जबकि पुलिस जो है यह भी राज्य सूची का विषय है। क्या, राज्य सूची का विषय है। और रक्षा जो होता है यह आपका अवशिष्ट शक्तियों में आती है, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों में आती है। लेकिन रक्षा जो होता है यह संघ सूची का विषय। किसका, संघ सूची का विषय है। रक्षा हो गया, संचार हो गया और विदेशी मामले, इन पर तो बातें न करिए भैया, ये तीनों संघ सूची के विषय हैं। लेकिन कृषि का आज ज्यादा समस्या इसलिए बनी है, किसी राज्य सूची का विषय है, केंद्र इस पे ज्यादा ध्यान देता नहीं है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वह राज्य सूची के विषय के अंतर्गत चालू की गई थी। याद करिए दोस्तों, आपको याद आ जाएगा 1998 99 आपको बातें नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह शिक्षा आपका
किसमें है, समवर्ती सूची में है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज CBT 2 जबरदस्त चल रहा है और आप जानते हैं कि 299 रुपए मात्र प्राइस है इसका। देखिए दोस्तों, हमारे लिए बहुत भले छोटा लगता हो, लेकिन आप लोगों के लिए 299 बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब धन नहीं आता ना तो 1 रुपए भी बहुत भारी लगता है। तो दोस्तों, जब भी आप इस कोर्स को परचेज करिएगा, मतलब ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिएगा। स्टडी 91 हमेशा चाहता है कि उसके समस्त छात्र मेहनत के साथ पढ़ें, लगन के साथ पढ़ें, कोई भी समस्या ना आने दे। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं। आगे लिखा युति विभूति पद संदर्भित तो होता है। ठीक है, सिजगी क्या है दोस्तों, तो सिजगी यहां पर क्या है, यही बातें बता रहा। पृथ्वी उपसौर पर तथा चंद्रमा उपभू पर होता है, ये जी नहीं। पृथ्वी अपसौर और चंद्रमा उपभू जी नहीं दोस्तों। चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं, जी नहीं। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा पर होते हैं, क्या एक सीधी रेखा पर होते हैं, तो इसी को सिजगी कहा जाता है। सूर्य को हमेशा क्या है दोस्तों, बाहर रखिएगा, सूर्य को हमेशा बाहर रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी को आप भले ऐसे रख लीजिए, चलता है, याद रखना पृथ्वी हो गई और आपका इधर मैं चंद्रमा ले लूं ताकि दिखाई दे। ठीक है, ये चंद्रमा हो गया। तो कहने का मतलब जब ये तीनों एक सीधी रेखा पर होते हैं तो इसी स्थिति को सिजगी कहा जाता है। अब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय युति होता है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय व्युति होता है। यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए अपने आप को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं फिर मुझसे मत कहना कि सर आपने समझाया नहीं था। ठीक है, मेरा काम जितना है मैं उस पर फोकस लगातार बना करके चल रहा हूं, ताकि आपको एक भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना दोस्तों, तो लगातार जो हमारे साथ छात्र छात्राएं जुड़े हैं वहां इन सारे प्रश्नों को कलेक्ट कर रहे होंगे और एकदम बेहतरीन अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। तो दोस्तों यह याद रखना, ये स्थिति ज्वार भाटा से संबंधित है। किससे, ज्वार भाटा से संबंधित है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस समय चंद्रमा सूर्य पृथ्वी। अब युति कब बनती है, याद रखना, युति कब बनती है, जब, याद रखिएगा दोस्तों, एक ही मार्कर से बना लेता हूं, क्या मतलब है, यहां पर जब सूर्य क्या हो, ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा होता है, ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, चंद्रमा होता है, तो इस स्थिति को युति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है ना दोस्तों, क्या होती है, पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है और इसको हम व्युति के नाम से जानते हैं। क्या, व्युति के नाम से जानते हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो हर एक प्रश्नों पर आपका फोकस होना चाहिए मेरे लाल। ठीक है, क्योंकि आप हैं मेरे लालों के लाल। आगे देखते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ताबड़तोड़ चल रही है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ठीक है ना दोस्तों, किसे कहा जाता है दोस्तों, कहां पर है, तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, इसको कहा जाता है शांति सागर। हिंदी में कहते हैं शांति सागर। और शांति सागर जो है वो कहां पर है, तो चंद्रमा पर है। कहां पर है, चंद्रमा पर है दोस्तों, यह याद रखिएगा, ये चंद्रमा पर है। और जो अपोलो 11 के माध्यम से, अपोलो 11 के माध्यम से, जी हाँ
जहां दोस्तों मानव गए थे वह इसी शांति सागर में उतरे थे। लेकिन जो चंद्रयान 2 था, याद करते जाइएगा, जो चंद्रयान 2 था, याद रखिएगा नहीं भैया, 22 जुलाई 2019 यह डेट याद हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, 6 सितंबर 2019 को पहुंचा था, 6 सितंबर 2009 को पहुंचना था। क्या एकदम बताते जाइएगा भैया, 2019 में पहुंचना था क्या? कहने का मतलब ये दक्षिणी ध्रुव में, चंद्रमा के दक्षिणी पार्ट में उतरता। ये बातें आपको बताना मैं चाहता था। अगर ऐसा भारत कर लेता तो भारत दुनिया में इतिहास रचने वाला पहला देश होता। नो डाउट इससे पहले चंद्रमा पर आपको पता होना चाहिए, चाहे यूएसए का पार्ट हो, चाहे ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट हो, चाहे रूस का पार्ट हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, ऐसे देशों ने अपने अपने क्या है दोस्तों यान भेजे हैं। लेकिन अभी तक याद रखना, चंद्रमा से आपका जो दक्षिणी ध्रुव पर है, किसी भी देश ने यह कारनामा नहीं करके दिखाया है, किसी भी देश ने यह कारनामा करके नहीं दिखाया है। तो फिर क्यों लगन के साथ लड़ाई करिए दोस्तों और मन के साथ पढ़ाई करिए। लिखा है हरिकेन चलते हैं। पहली बात तो आपको बता दे, टार्नेडो, जी हाँ दोस्तों, टार्नेडो का नाम आपने सुना होगा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में से एक, ठीक है। इसका जो मापन किया जाता है वह फुजीटा स्केल से किया जाता है। किससे? फुजीटा स्केल से किया जाता है। लेकिन हरिकेन दूसरा सर्वाधिक खतरनाक चक्रवातों में से एक है दोस्तों, और इसका मापन सिम्पसन से किया जाता है। किससे? सिम्पसन से किया जाता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, मिसिसिपी की घाटी में, ठीक है, मिसिसिपी के घाटी से संबंध होता है हरिकेन का, दिए गए ऑप्शन के अनुसार है। तो यहां से आप समझ सकते हैं। बाकी दोनों जो है यह यूएसए से संबंधित है, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। नितिन सर, हैंड राइटन ई बुक्स आपको घर बैठे मिल रही हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। और सभी छात्रों से मैं बात कर रहा हूं कि मार्केट में हम सब की बुक बहुत जल्दी पहुंच गई है दोस्तों, अब तक आप सभी लोग देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें भी आपको पॉलिटी की मेरे द्वारा एक स्पेशल बुक मिलेगी, जियोग्राफी की भी मिलेगी, आप उसका इंतजार करते रहिए, बिल्कुल मार्केट में आएगी दोस्तों। तो वहां से भी आप समझ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। बाकी अभी हम लोगों की जो बुक आई हैं आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, इसमें हिंदी की 30 मॉडल टेस्ट पेपर लेखपाल से संबंधित आई हैं, हिंदी की आई है, फिर उसके बाद आपका ग्रामीण विकास से संबंधित आई हैं, और जीएस से संबंधित है, और गणित से संबंधित है। तो ये याद रखना, अपने पास के नजदीकी बुक भैया जो शॉप है वहां पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्या? जल्दी से बताइए भैया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। याद रखना, किसे? कालिदास को कहा जाता है। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान देते रहा करिए। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को, शिशुओं को, ठीक है ना दोस्तों, शिक्षा का अधिकार क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, मूल अधिकार में सम्मिलित है, संवैधानिक अधिकार में सम्मिलित है, कार्य और सामग्री में संबंधित है। दोस्तों आपको हम बता दें, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लेख था, जो आपके डीपीएसपी के तहत आता था। कहने का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आता था। जो लोग बता रहे हैं डीपीएसपी वो गलत है, याद रखिएगा। अब क्या हुआ है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में हुआ, और इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के तक के बच्चों को जो शिक्षा का प्रावधान है वह कहां ला करके रखा गया? मौलिक अधिकार में रखा गया, और इसको ले जा करके अनुच्छेद
21A में स्थान दिया गया। क्या? अनुच्छेद 21A में स्थान दिया गया। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए जो 6 से 14 वर्ष तक मतलब कक्षा 8 तक के बच्चों को जो शिक्षा देने की बात की जाती है वह कहाँ की जाती है? तो आपके जी हाँ दोस्तों मूल अधिकार में की जाती है। कहाँ? मूल अधिकार में की जाती है। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार से संबंधित जो हमारा भाग है उसको कहा है, भाग 3 को कहा है कि यह बहुत ही अलौकिक है। भारत का याद रखना भाग 3 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो यह कह दिया कि यह संविधान की आत्मा है। संविधान की क्या है भैया? संविधान की आत्मा है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप प्रश्नों की जो एक श्रृंखला देख रहे हैं ताबड़तोड़, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं और आपसे रूबरू हो रहे हैं सम्मुख आकर के। नहीं, आगे लिखा है भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता कहां है? तो लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की धारा का के निवेश रूप में उपबंध है। जी हां दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा 1A के तहत मतलब क्या कहा गया भैया? जी हां दोस्तों, अभिव्यक्ति और वाक्य मतलब बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और अगर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है तो इसका मतलब इसका संबंध किससे है दोस्तों? याद रखना भैया, समाचार पत्रों से है। लेकिन सीधा सीधा कहा जाए तो सीधा सीधा कहीं नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा जो मिलता है वह कहां मिलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा 1A के तहत मिलता है। तो बातें बहुत गजब की हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा 1A के तहत क्या है आपको बता देनी भैया। 1 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है और व्यापार करने की स्वतंत्रता है। किसकी? व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। आप सभी लोग क्या वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कहेंगे जब तक हम नहीं कहेंगे, तब तो यह दोस्ती का क्या नजारा है सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हम आपसे दिल से जुड़कर यह दुआ करते हैं जहां पर आप रहें दोस्तों वहां पर एक नए प्यार का संगम हमेशा खिलता रहे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं, लगन के साथ लड़ते हैं ना, तो सच में फिर क्या होता है दोस्तों? मजा ही आ जाता है। क्या? मजा ही आ जाता है। आगे आज हम बहुत दिन बाद नहाए ना, तो सच में एकदम गोरे गोरे लग रहे हैं। ठीक है चलिए दोस्तों थोड़ा सा हंस भी लिया करिए। आगे देखते हैं दोस्तों, लेखपाल से संबंधित व्याख्यानात्मक हल प्रश्न पत्र। आपको हमने बताया कि ग्राम समाज और विकास से संबंधित 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपके क्या हैं? मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप इनको जा करके बढ़िया बेहतरीन ढंग से परचेज कीजिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, मामला गड़बड़ा जाएगा। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 6
मौलिक अधिकार है। ठीक है, कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और 6 मौलिक अधिकार में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहला मौलिक अधिकार हमारा क्या है? समानता का अधिकार है। नोट कर लीजिए भैया, समानता का अधिकार है। जल्दी से कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, बुक खोल करके नौटंकी नहीं, ठीक है। समानता का अधिकार है। दूसरा आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना दोस्तों। फिर तीसरा यहां विरुद्ध लिखना पड़ेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला जो है आपका चौथा याद रखने वाली बातें हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, ये याद रखना। और पांचवा है आपका, छठवां है जो आपका, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है ना दोस्तों। ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता के अधिकार का उल्लेख है 14 से 18 के बीच में है दोस्तों। 19 से 22 आपका नहीं स्वतंत्रता का, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का 23 से 24, ठीक है ना दोस्तों। क्या 23 से 24 है, यह याद रखना। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का है। और याद रखिएगा दोस्तों 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, अनुच्छेद 32 आपका नहीं क्या है, अर्थात है भैया संवैधानिक उपचारों का। तो इस तरह आपने 6 मौलिक अधिकारों को एक बेहतरीन ढंग से जान लिया है, यह याद रखिए। अगला प्रश्न क्या, भारत में राजनैतिक विकेंद्रीकरण क्या सिद्ध करता है, ठीक है ना। पंचायती राज्य की स्थापना, याद रखना, सत्ता का अंतरण, ग्रामीण योजना की शुरुआत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, भारत में राजनैतिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज्य व्यवस्था जो आज आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत, जी हाँ दोस्तों, संविधान में जोड़ी गई है, वह आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे इसी कारण पंचायती राज्य व्यवस्था को स्थान दिया गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए मतलब अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकारों का गठन, जी हाँ। आगे क्या लिखा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है दोस्तों, इसको हमेशा चिन्हित किया करिए, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण है जो संविधान के भाग एवं स्रोत, अनुसूचियां, अनुच्छेद, ये सब बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पर लगातार, जी हाँ दोस्तों, पावर लगा करके रखिए। लिखा क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, जी नहीं दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ, और पूर्व सोवियत संघ को यूएसएसआर भी कहते हैं। कई बार बच्चे एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, जैसे यूपी टेट का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ और वहां पर यही चीज दिया था, कई लोगों को पाले ही नहीं पड़ रहा था कि क्या कह क्या रहा है दोस्तों। कोई यूके में टिक किया, कोई अमेरिका में टिक किया, कोई यूएसएसआर में टिक किया, सब मजा लेते रहे दोस्तों, और प्रश्नों को बार बार गलती करते रहे दोस्तों। कई चीजें हमने तो अभी आपको बता दें, हम कई बच्चों से ऐसे जो बात करते, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, बड़ी काम की चीजें बता रहा हूं। अभी हमारे पास यूपी टेट में क्या हुआ, जब एग्जाम हुआ तो कई बच्चों ने कॉल किया, बोले भीम सर हमको ये बताइए कि हम जब पेपर देने गए तो जो ओमार शीट है उसमें क्या है ना दोस्तों, जो हमारा बुकलेट नंबर है, मतलब ए मिला है, मतलब क्या है, बुकलेट हमारी ABCD 4 फॉर्म में आती है, तो क्या हमने उसको गोला ही नहीं किया, कितनी बड़ी गलती है। एक ने कहा कि हमने सिग्नेचर ही नहीं किया ओमार शीट में, ये कितनी बड़ी गलती है। किसी ने, सच बता रहा हूं, ये गॉड प्रॉमिस, कोई बच्चा होगा इसी में से हमारे साथ जो पढ़ते हो सकता है जुड़े हो, तो क्या खुल करके
बताएंगे। कई बार ऐसी गलती, कई बार ओमार शीट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रूल नंबर है, इसको भरते समय ही गलती कर देते हैं, फिर बोलते हैं व्हाइटनर दे दीजिए, ठीक है ना दोस्तों, कहीं से नहीं ब्लेड का व्यवस्था कर दीजिए तो इसको रेज कर दूं। अरे अजीब अजीब की बातें बोलते हैं। अरे दोस्तों, ओमार शीट में कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। और ओमार शीट भरते समय 5 मिनट एकदम ओमार शीट पर फोकस करके रखना चाहिए, नंबर को मैचिंग करते रहना चाहिए गोला मिलाते समय कि हम क्या भर रहे हैं। 3 के स्थान पर लोग 0 पर टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा आपने थोड़ा भी किया तो यह समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह मैं आपके लिए बता रहा हूं, कभी जिंदगी में याद रखना, वो कंप्यूटर चेक करता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर जब चेक करेगा ना, जैसे ही डालेगा वह रिजेक्ट बता देगा। और जब 10-15 लाख बच्चों के बीच में एक ऐसे 10-15 केसेस 50 आते हैं, तो वो आपका ये नहीं कि अपने हाथ से गोला करके दे देंगे, वह बाहर फेंक देंगे। वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके अंदर मानवता इतना नहीं है, घर से झल्लाए हुए हैं, 10 घंटे 12 घंटा ड्यूटी करने वाले हैं। उनके अंदर इंसानियत अगर होती तब फिर आज दिक्कतें काहे होती, भ्रष्टाचार कहे फैलता, यह याद रखिएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। लेखपाल से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर 30 आपका हिंदी का भी मार्केट में आ चुका है, आप सभी लोग ले सकते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो विचार लिया गया था वह कहां से लिया गया था, तो यूएसए से लिया गया था। कहां से? यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, महाभियोग हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजों को हटाने की विधि हो, प्रस्तावना हो, एक जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, ये सब कहां से लिया गया है? यह सब यहीं से लिया गया है, ठीक है, ये सब यहीं से लिया गया है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? देखिए कितने सारे बच्चे बोल रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं सर, गलतियां होती हैं। हम मानते हैं गलतियां होती हैं, आप प्रश्नों में गलतियां कर लो, लेकिन ओमार शीट में भरते समय गलती मत करो, ठीक है। वो भी 2-3 चीजों में, जैसे नाम का अगर मांगता है, पहले तो मांगता नहीं है, रूल नंबर, रजिस्ट्रेशन, आपकी कैटेगरी, आपका हस्ताक्षर, जो ये सारी चीजें मांगता है, इस पे गलती नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित संविधान का, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो अमेरिका से हुआ है दोस्तों, यूएसए से होगा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। बड़ा लिखित संविधान, जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 395 अनुच्छेद हो, 22 भाग हो और दोस्तों 12 अनुसूचियां। अब तो भैया 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, ये 8 अनुसूचियां पहले थी, 12 अनुसूचियां वर्तमान में है, तो बहुत बड़ा विस्तृत है। 1789 ईस्वी में लिखित संविधान अस्तित्व में आया था ताकि लोकतंत्र की स्थापना हो सके। संविधान सभा में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? कमेंट्स करो ना यारो, क्या रुके हुए हो आप लोग? 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395। अमेरिका की सींग में, मतलब जी हाँ, हॉर्न ऑफ अमेरिका कहा जाता है इसे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें कौन नहीं आता है? जी हाँ दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन नहीं आता है? क्या हो रहा है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन नहीं आता है दोस्तों? तो यहां पर इथोपिया दिया है, एरिट्रिया दिया है, सोमालिया भी दिया है, लेकिन सूडान नहीं आता है। कौन? सूडान नहीं आता है। यह बातें आपको पता होना चाहिए। मैं अपने टेक्निकल टीम से जरूर कहूंगा दोस्तों कि थोड़ा देख ले, यहां पर बच्चों का मैसेज क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार बच्चे हमारे साथ मैसेज कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बातें कर रहे हैं,
लेखपाल 3 सामान्य ज्ञान से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपके जबरदस्त क्या है दोस्तों मार्केट में आ चुके हैं। यहां से ध्यान दीजिए, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता को जी हाँ दोस्तों डेसिबल से मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को किस पे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। यह याद रखना, ध्वनि सर्वाधिक जो तीव्र चलती है वह ठोस में चलती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में चलती है। तो यहां से भी देख लीजिएगा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का ताप जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। लिखा कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में दोनों तापमानों में एक समान होता है? तो -40 डिग्री है क्या दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसको इस सूत्र पर बैठा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। याद रखने वाली बातें यहां से है, C/5 इज इक्वल टू, ठीक है, F -32/9। एक बार डिग्री को रख करके देख लीजिएगा, मतलब 40 डिग्री, और एक बार फारेनहाइट को रख करके देखेंगे तो दोस्तों -40 डिग्री ही प्राप्त होगा, यह जानते हैं आप लोग, ठीक है, -40 डिग्री ही प्राप्त होगा। तो यहां से देख लेने वाली बातें हैं, ठीक है, यहां से देख लेने वाली बातें, इसको रख करके निकाल लीजिएगा। एक बार डिग्री रख दीजिएगा, फिर काट कूट करके फारेनहाइट का मान निकाल लीजिएगा, एक बार फारेनहाइट का मान रख करके डिग्री निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीत कहां आयोजित हुई थी? ठीक है ना दोस्तों, तृतीय पहली बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अजात शत्रु के शासनकाल में। फिर दूसरी जो है दोस्तों वैशाली में हुई थी। जी हाँ, वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय में। फिर तीसरी जो हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में हुई थी, तो इसके समय में भैया अशोक के समय में। और चौथी जो है कनिष्क के शासन काल में कुंदन वन, ठीक है ना दोस्तों, कुंदन वन, जी हाँ दोस्तों कश्मीर में ही। जी हाँ, तो इसका आंसर ये पाटलिपुत्र होगा। कौन? पाटलिपुत्र होगा। यह बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आपको सामान्य गणित से संबंधित भी 30 मॉडल टेस्ट पेपर मार्केट में उपलब्ध है बुक के रूप में। आप सभी लोग जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। आप यहां देख लीजिए दोस्तों, जबरदस्त नंबर दिया गया है। अगर कोई भी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का स्नेह प्यार ऐसे ही बना रहे। लगातार बच्चे हमारे साथ बराबर साथ दे रहे हैं, बढ़िया से कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख करके, सच में अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसी तरह साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।